से अनुराग कुमार आ चुके हैं, दुष्यंत राठौर आ चुके हैं। आओ भाई स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे थे, धातु और अधातु चैप्टर पढ़ रहे थे। कल हमने स्टार्ट किया था मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होती है, धातुएं क्या होती हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, ये हमने कल स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था बेटा? मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको क्या करना है, आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है कि कौन सी मेटल कितनी ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी धातु है वो कितनी जल्दी क्रियाशील होती है ना। ये बात मैंने बहुत दिनों बाद क्लास ली, कल भी क्लास ली, आज भी क्लास है। कौन कह रहा है मैम यूरिन में ब्लड किस वजह से होता है? बेटा यूरिन में ब्लड आना यानी कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, किडनी में डिफेक्ट हो गया है, क्योंकि किडनी ब्लड को छानता है और किडनी जब ढंग से ब्लड को छान नहीं पाता है तो यूरिन में ब्लड आ जाता है बेटा। ठीक है, किसी ने पूछा मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए सुनिए। तो मेटल्स जो होती है मैंने कल आपको बताया था कि धातुओं को कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद करना है। कल मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आपको याद करनी है काशीनाथ का माली आलू जरा पी के बताता है कौन है, आगे आओ। ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, क्योंकि अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद करोगे तो आज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की वो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमने कल आपको बताई थी कि कल आपको याद करके आनी है ये चीज कि काशी से के बना के मतलब पोटेशियम, नाक से Na बना Na मतलब सोडियम है ना, ये आपने याद कर ली होगी। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है हमें। यहां से टोटल 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। ठीक है, इतना ही आपको याद करना है। राइट, मैं कल की क्लास में चल रही है, प्रॉब्लम है कल की क्लास चलने में। मैम ग्रुप डी का पेपर सितंबर में होगा, अभी ऐसे कोई एग्जामिनेशन की डेट नहीं आई है बेटा। ठीक है, हां लेकिन सितंबर के बाद ही पेपर होगा, ये पक्का है। चलिए सुनिए, क्या केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, धातुओं की केमिकल रिएक्शंस हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों एक नंबर पर अगर आपसे पूछ ले कि जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आपको याद है मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मेटल्स की आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मेटल्स की आउटर शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होंगे या तीन होंगे। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसकी सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, एक, दो या तीन हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं बेटा जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, यानी कि एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13 हैं। तो हम कैसे लिखते हैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8, 10 और 3। तो ये एल्यूमिनियम के आउटर शेल के तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। आप और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, तो कैसे लिखते हो आप? 2, 8, 10 और 8 18 और 1। तो पोटेशियम की आउटर शेल में बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। और लिख लो मैग्नीशियम जैसे 12 नंबर पे आता है, तो मैग्नीशियम को कैसे लिखते हो आप? 2, 8, 10 और 2, 12 ऐसे लिखते हैं। तो मैग्नीशियम की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। कैल्शियम कितने पे आता है बेटा? कैल्शियम 20 पे आता है, 20 पे आता है, तो आप कैसे लिखते हो? 2, 8, 10 और 2 8 18 और 2। आप देख रहे होंगे बेटा ये सारी मेटल्स होती हैं, ये सारी धातुएं होती हैं। और इन धातुओं की आउटर शेल में देखो या तो एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके और पूछ ले कि ये मेटल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है बेटा? आपको उसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। तो धातुओं की सबसे बाहरी कक्षा में वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उनकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक या दो या तीन। इतनी बात आप याद कर लोगे, कोई बड़ी टफ नहीं है चीज याद करना। हां जी हम कर लेंगे। तो अब देखते हैं हम मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे किससे क्या क्या रिएक्शन करके क्या बनाता है। सबसे पहले लिखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बेटा जब भी आप किसी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हो तो क्या बनता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नंबर 1 पे लिखो जब किसी धातु की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, हिंदी में लिख दो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनना चाहिए बेटा? हां, ऑक्सीजन के साथ किसी मेटल की अभिक्रिया करवाते हैं हम तो बेटा उस मेटल का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। तो जैसे ही आपने किसी धातु की मेटल के साथ रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के साथ आपने अभिक्रिया करवाई तो वहां से क्या बनता है बेटा? आप बताओगे वहां से बनता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड सेम चीज हिंदी में अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देती हूं। जब धातु की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो उस धातु का ऑक्साइड हमें मिलता है। क्या मिलता है हमें? उसका उस मेटल का, जिस भी मेटल की रिएक्शन करवाई है उसका ऑक्साइड हमें मिलता है, धातु ऑक्साइड मिलता है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं दो चार। जैसे देखो बेटा अगर आप कॉपर की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो? ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। और कॉपर क्या होती है? कॉपर एक मेटल होती है। कॉपर क्या होती है बेटा? एक धातु होती है। ऐसे ही अगर हम रिएक्शन करवाएं किसकी, आप बताओगे सोडियम की करवा लो, सोडियम धातु होती है, इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? Na2O मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। अब यहां दो लगाओगे तो यहां पे ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और देख लो आप, और आप नेक्स्ट मेटल ले लो मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे आपने मैग्नीशियम धातु की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ तो आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अब इनको बैलेंस कर देना, आप दो दो ऐसे लग जाएगा। तो जब भी हम किसी भी धातु की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं, किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, ये मेटल है कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम मेटल होती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, ये ब्लैक कलर देता है बेटा। ये कैसा कलर देता है? ये काला कलर देता है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो व्हाइट कलर देता है, वो सफेद कलर देता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है? वो ये याद रखना है कि बेटा जब भी किसी मेटल की हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, ये नेचर में कैसे होते हैं? ये मेटल ऑक्साइड जनरली नेचर में बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक का मतलब क्या होता है? क्षारीय प्रकृति के होते हैं जनरली, बस दो मेटल को छोड़कर। बाकी जितनी सारी मेटल होती हैं जब इनकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करवाते हो तो हमें बेसिक नेचर के क्या मिलते हैं? ऑक्साइड मिलते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, सोडियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। ये मेटल ऑक्साइड किस नेचर में कैसे होते हैं बेटा? ये कैसे होते हैं? नेचर में प्रकृति में क्षारीय होते हैं। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था दो मेटल ऐसी होती हैं जिनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं बच्चों। कैसे ऑक्साइड होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। तो सभी लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कौन कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एम्फोटेरिक ऑक्साइड देते हैं। सबसे पहले सुन लो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर की तरह व्यवहार करे। एसिडिक में एसिड की तरह व्यवहार करे, बेसिक में बेसिक की तरह व्यवहार करे। जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति से पाए जाते हैं उन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जो एसिडिक और बेसिक, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करें, एसिड में एसिड की तरह, बेस में बेस की तरह, अम्ल में अम्ल की तरह और क्षार में क्षार की तरह रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन जाते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के दो एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाए थे। पहला था एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और दूसरा कौन सा था? ZnO जिंक ऑक्साइड। याद है ना आपको ये चीज? आपको ये चीज याद है? मैंने आपको पहले पढ़ाई थी एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाली। एल्यूमिनियम धातु का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम धातु का ऑक्साइड जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, और जिंक धातु का ऑक्साइड जिसको जिंक ऑक्साइड कहते हैं, ये नेचर से कैसे होते हैं? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कॉपर ऑक्साइड नेचर से कैसा है, तो आपको सिर्फ दो के एग्जांपल छोड़ के बाकी सबके याद रखने हैं कि ये सारे कैसे होते हैं? नेचर से आपके बेसिक होते हैं। जबकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका पूरा नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से दो क्वेश्चन और बताऊंगी आपको अभी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया यानी एल्यूमिनियम धातु का ऑक्साइड हो गया, और जिंक ऑक्साइड जिंक धातु का ऑक्साइड हो गया। ये दोनों नेचर से प्रकृति से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सब किस नेचर के होते हैं? सब बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो जब हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड मिलते हैं। जनरली मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, दो मेटल होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, लिख लोगे? हां जी मैम। अब सुनो, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो आपको ध्यान से याद रखना है। बच्चों मान लो कोई भी आपके पास एल्यूमिनियम से बनी हुई चीज है ना, ढंग से समझना इस क्वेश्चन को। फिर मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूं, क्या लिखा है एनसीईआरटी में। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाहर की तरफ ये एल्यूमिनियम को जैसे ही हवा में ऑक्सीजन होता है,
एल्यूमिनियम को जैसे ही एयर के अंदर का ऑक्सीजन मिल जाता है तो एल्यूमिनियम अपने चारों तरफ एक परत चढ़ा लेता है, ऐसे ऐसे एक लेयर बना लेगा, एक परत चढ़ा लेगा, किसके हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसे रिएक्ट करके Al2O3 बना देगा, इसे कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड में सेफ रहती है? तो ये जो एल्यूमिनियम के ऊपर वाला लेयर है, मान लो ये एल्यूमिनियम से बनी हुई कोई चीज है, इसके ऊपर वाली परत है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। अब जो अंदर का एल्यूमिनियम है ये हमारा सेफ रह जाता है बच्चा, ये एल्यूमिनियम ऐसे सेफ रह जाता है अंदर का। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सुनो, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड लेयर में सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है? वो एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम है। ऐसे ही बच्चों बहुत सारी मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जो अत्यधिक क्रियाशील धातु होती हैं, उनके चारों तरफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा के उन्हें सेफ रखा जाता है। मान लो यहाँ पर कोई दूसरी मेटल है ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट जल्दी कर सकती है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ ना कुछ ये मेटल अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस धातु के ऊपर हम किसकी लेयर चढ़ा सकते हैं? इस धातु के ऊपर हम ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा सकते हैं बच्चों। तो अंदर ये ऑक्सीजन को आने नहीं देगी, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन को लेकर एल्यूमिनियम रिएक्ट करता जाएगा, अंदर वाली मेटल, अंदर वाली धातु सुरक्षित रह जाएगी। और ये प्रोसेस कैसे होता है? एनोडाइजिंग। ये देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये वाला ऐसा का ऐसा एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम से आपको दो चीजें याद रखनी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर हम जब किसी भी मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा क्या जाता है? इसे एनोडाइजिंग करना कहा जाता है। ये एनोडाइजिंग का एग्जांपल दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी के अंदर। क्या? ये देखो बच्चों, एनोडाइजिंग में किसकी लेयर चढ़ती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ती है, ये देखो ऐसे। और दूसरा आपको याद रखना है कि जब भी हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एनोडाइजिंग करते हैं तो वहां पर एसिड काम आता है, और ये कौन सा एसिड है? यहाँ पर H2SO4 है, यहाँ पर H2SO4 है। हम सिल्वर किसको कहते हैं बेटा? सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है, आगे पढ़ाएंगे आपको। सिल्वर क्लोराइड को AgCl पढ़ाएंगे, डोंट वरी, आगे पढ़ाएंगे। AgNO3, AgNO3 लुनार का कहलाता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड कहलाता है, AgCl थोड़ा सा वेट्रो सारी मेटल्स पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? तो याद रखना कि जब भी हम एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है? हिंदी में सेम नाम है, इसे एनोडाइजिंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एनोडाइजिंग कहा जाता है। और एनोडाइजिंग में कौन सा एसिड काम आता है? तो एनोडाइजिंग में सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है भैया। कौन सा अम्ल काम आता है? सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है, H2SO4 काम आता है। ये दो क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, मैं साथ में क्वेश्चन आपसे डिस्कस करती जाती हूं। देखो, जब भी हम किसी मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन दो धातुओं के ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऐसी धातु होती है जो अपने चारों तरफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है, और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाकर हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को बचाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाते हैं। कौन से प्रोसेस से बचाते हैं? एनोडाइजिंग करके। एनोडाइजिंग में कौन सा एसिड काम आता है? सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है। इतनी बात आपको याद रखेंगे, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बात याद करने में? हाँ जी मैम, याद कर लेंगे। अब चलिए आगे, चलो। तो पहला हमने रिएक्शन करवा दिया मेटल की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल की जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला? मेटल ऑक्साइड मिला, बेसिक नेचर का। अब अगला सुनो, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपको याद करने वाली बात है किसके बारे में? आपको दूसरी याद रखना है, एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है बच्चा सोडियम और पोटेशियम से। बहुत ध्यान से समझना, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। सोडियम और पोटेशियम कैसी मेटल्स होती हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। ये इतनी क्रियाशील धातु होती हैं कि एयर के अंदर ऑक्सीजन या जब इनको थोड़ा बहुत पानी मिल जाए, वेपर की फॉर्म में मिल जाए या स्टीम भाप की फॉर्म में मिल जाए तो ये क्या आग लगा देती है बेटा? सोडियम और पोटेशियम क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील धातु होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि बेटा मैंने कल पढ़ाया था आपको कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन आती है? पोटेशियम देन सोडियम आती है। तो ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। ये इतनी रिएक्टिव मेटल हैं कि अगर आपने इनको खुला छोड़ दिया है ना, तो ये जो आपके एयर के अंदर ऑक्सीजन है उसे रिएक्ट करके आग लगा सकते हैं, है ना, ब्लास्ट हो सकते हैं। पानी से रिएक्ट करके सोडियम को पानी में फेंक के आग लग जाती है। तो बच्चों क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। जितनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगी वो उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी, उतनी ही ज्यादा ऊष्मा ज्यादा निकलेगी, और जिस केमिकल रिएक्शन से ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करती है बच्चा। क्या? ज्यादा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कर लेती है, और जिसकी वजह से ये ब्लास्ट कर जाती है। यानी कि ये इनको जैसे ऑक्सीजन पानी वगैरह मिलता है तो ये इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से आग लग सकती है। इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम इन दोनों मेटल का टेंपरेचर डिक्रीज करने के लिए, इनका टेंपरेचर, इनका तापमान क्या डिक्रीज करने के लिए हम इनको किस में रखते हैं? हम इन्हें केरोसिन ऑयल में रखते हैं बेटा। इसके अंदर मिट्टी के तेल के अंदर डाल के रखा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है? ठीक है, आगे बात समझना। क्या मेरी बात समझ आई? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मिट्टी के तेल में कौन कौन सी धातुओं को डुबो के रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम को क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आती है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर जाती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, पानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर लेती है? हाईली ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है और उस हीट से आग लग सकती है। इसलिए हम इसे मिट्टी के पानी में डुबो के रखते हैं। याद कर लोगे? 5-6 क्वेश्चन बने, सारे याद कर लोगे। चलो फिर अब नेक्स्ट, अब दूसरी रिएक्शन करवानी है मेटल की किसके साथ? पानी के साथ। तो 2 नंबर पे लिखो, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। किसी मेटल के पानी के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा बेटा? रिएक्शन विद वाटर। देखिए पानी के साथ अभिक्रिया। अब पानी के साथ 3 तरीके से रिएक्ट करती है पानी के साथ अभिक्रिया बेटा। एक होता है ठंडा पानी, एक होता है गर्म पानी, एक होता है स्टीम भाप। भाप में भी क्या होता है? पानी। मजे की बात है, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, H2 होता है, ठंडा पानी होता है, गर्म पानी होता है, स्टीम भाप, तीनों का क्या होता है? फॉर्मूला H2 होता है। तो जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? पानी के साथ करवाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, जब किसी मेटल की रिएक्शन आपने पानी के साथ, वाटर के साथ करवाई तो क्या बनता है? धातु की रिएक्शन जब हम पानी के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? यहां से बनता है बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या मिलते हैं हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलते हैं बेटा। मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या क्लास चलने में प्रॉब्लम हो रही है? क्लास चलने में प्रॉब्लम हो रही है? एक मिनट मैं देखती हूँ, होनी तो नहीं चाहिए बेटा मेरी तरफ से, तो एकदम सही चल रही है क्लास, एकदम सही चल रही है क्लास। तो प्रॉब्लम आ रही है कुछ? सुदीप कुमार कह रहे हैं आप रिप्लाई नहीं देते, बेटा रिप्लाई देना है। मैम इस चैप्टर का पीडीएफ बेटा अपने आप नोट्स बना लो। क्लास तो सही चल रही है, फैजान सबसे कह रहे हैं सही चल रही है। कहां चल रही है? क्लास में प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सब सही चल रही है। आप एक आधा बच्चा अपना इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है? धीरे बेटा समझाएंगे, आगे को पेशेंस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हां अभी तो सही चल रही है क्लास। सुनो, जब हम किसी मेटल की रिएक्शन पानी के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है बेटा। कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस है, ये बुलबुले की फॉर्म में निकलती है, ठीक है? बबल से फॉर्म में निकलती है और बबल फूटते हैं तो आवाज आती है पॉप साउंड, पॉप पॉप पॉप। तो हाइड्रोजन गैस कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड, पॉप ध्वनि पैदा करती है। ये याद रखना आप, क्या करती है? पॉप ध्वनि पैदा करती है। दूसरा, जब हम मेटल की स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसी मेटल की धातु की स्टीम के साथ, स्टीम का मतलब भाप। अब भाप में भी क्या बेटा? पानी है ना? भाप में भी क्या है? पानी। फॉर्मूला में यहां पर भी H2 रहेगा, यहां पर भी H2 रहेगा। लेकिन जब मेटल की रिएक्शन स्टीम के साथ करवाते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलते हैं। मेटल के ऑक्साइड और साथ में क्या निकलती है? H2 गैस निकलती है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस भी कैसे रिएक्शन करती है? ये कैसी आवाज करती है? पॉप साउंड। ऐसे पॉप साउंड कैसे होती है? जैसे आपने किसी मेटल को पानी के अंदर डाला तो हल्का सा जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है जैसे सोडियम, कैल्शियम, है ना, ये सब पोटेशियम पानी के अंदर डालेंगे, जैसे कैल्शियम सरफेस पे आएगा पानी के तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन गैस से बुलबुले से निकलते हैं, बुलबुले फटते हैं तो पॉप 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 की साउंड आती है। इसलिए हम यहां पे लिखते हैं पॉप साउंड, पॉप ध्वनि पैदा करती है। अब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं? ये देखो इसमें आओ, ये तीनों हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। बेटा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं। ये तो ठंडे पानी से अभिक्रिया कर जाती है बेटा। ये तो ठंडे पानी से, गर्म पानी से, भाप से, गर्म पानी भाप छोड़ो, ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये तीनों की तीनों किसके साथ रिएक्ट कर जाती हैं? ये तीनों की तीनों रिएक्ट कर जाती हैं बेटा किसके साथ? ठंडे पानी के साथ। तो इस चीज को ऐसे लिखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, और इन तीनों को ऐसे बॉक्स में बंद करके लिख दो और आगे लिख दो दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर जाती है, कोल्ड वाटर। ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर जाती है।
ठीक है, लिख दो। ये तीनों ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं। ये तीनों धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं। तो एग्जामिनर कैसे पूछेगा आपसे? ठंडे पानी से अभिक्रिया करती हैं। एग्जामिनर पूछेगा वो कौन-कौन सी धातु हैं जो ठंडे पानी से रिएक्ट कर सकती हैं। तो ऑप्शन में इन तीनों में से आपको कोई भी मिल सकता है, कोई मिल सकता है। ठीक है, तीनों हो गए रिएक्टिविटी सीरीज में। अब इन तीनों के बाद रिएक्टिविटी सीरीज में आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से बहुत बार क्वेश्चन बनता है बेटा। ये तीनों खत्म हो गई, अब इन तीनों के बाद देखना क्या आएगा बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में? मैग्नीशियम। ये देखो, ये तीनों ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगी। मैग्नीशियम जो होता है ये ठंडे पानी के साथ नहीं करता है, ये गर्म पानी और भाप के साथ रिएक्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम इकलौती ऐसी धातु होती है जो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती है और भाप के साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाएगी? आपको पता है हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो नेक्स्ट हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा क्या कि मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्या लिखना है? कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठंडे पानी के साथ नो रिएक्शन लिख दीजिए, ठंडे पानी के साथ और आगे लिख दीजिए देयर इज नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा ठंडे पानी के साथ। जबकि बच्चा मैग्नीशियम जो होता है वो अगर आपसे पूछे हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या? हॉट वाटर के साथ यानी गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या? आप कहोगे यस, रिएक्शन करेगा बेटा। क्या करेगा? अभिक्रिया दिखाएगा। रिएक्शन करके क्या बनाएगा? वही बेटा आपकी हाइड्रोजन गैस बनाएगा। रिएक्शन पॉसिबल, रिएक्शन करेगा। अगर पूछे आपसे क्या मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन कर सकता है? आपको बताना है यस, मैग्नीशियम स्टीम यानी भाप के साथ रिएक्शन करेगा। स्टीम यानी पानी या भाप। स्टीम में क्या होता है बेटा? पानी होता है, भाप होता है। H2 फॉर्मूला लिखोगे, इसमें भी वो रिएक्शन करेगा। बस आपको करने वाली चीज ये याद रखनी है, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करने वाली तीन धातु होती है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं दिखाएगा, गर्म पानी और भाप के साथ रिएक्शन करेगा। होगी मैग्नीशियम तक आगे। अब मैग्नीशियम के बाद कौन सी आती है? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। इसके बाद लिखो बेटा कौन सी आएगी? एल्यूमिनियम, नेक्स्ट जिंक, उसके बाद आयरन। अब सिंबल तो मैं ये मान के चल रही हूं आपको याद होंगे इनके सिंबल। ये तीनों धातु होती हैं, ये गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं। तो लिख दीजिएगा ये सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करती हैं? ये सिर्फ स्टीम यानी भाप के साथ रिएक्शन करती हैं। किसके साथ? भाप के साथ रिएक्शन करेंगी। यानी ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ नहीं कर पाएंगे। इनको रिएक्शन करवाना है तो क्या स्टीम देना पड़ेगा, भाप देना पड़ेगा। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो आप तीनों ठंडे पानी के साथ कर जाती है। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ नहीं करेगा, इसको गर्म पानी चाहिए या भाप। जबकि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, इनको स्टीम चाहिए। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप इतना देख लो, यहां तक आ गए आप। कहां तक आ गए बेटा? यहां तक। देखो आप ये तीन ऊपर वाली थी ठंडे पानी के साथ कर ली, ये ठंडे नहीं, इसको आपको गर्म पानी देना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन जो है इनको आपको भाप देनी पड़ेगी। अब इसके बाद वाली जो मेटल होती है ना ये ठंडे पानी से करती है, ना ये गर्म पानी से करती है, ना ही ये भाप के साथ रिएक्शन करती है। ये रिएक्शन करती ही नहीं है। तो हमें लिख देना चाहिए कौन कौन सी मेटल। आप लिखोगे प्लम्बम, प्लम्बम का मतलब होता है लेड। ठीक है, यहां पे लिख देंगे, लाल कलर से दिख रहा है ना, लाल कलर से दिख रहा होगा ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, सुनो क्या आप लिखोगे बेटा कौन कौन सी धातु? पीबी, पीबी का मतलब होता है लेड। लेड यानी सीसा धातु, सीसा धातु। सीसा के बाद आपको लिखना है सीयू, कॉपर, 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 कॉपर का सिंबल क्या होता है? सी होता है। उसके बाद आपको लिखना है एचजी, एचजी किसका सिंबल होता है? मर्क्यूरी का, पारा का सिंबल होता है। उसके बाद एजी, एजी किसका सिल्वर का सिंबल होता है? चांदी का। और उसके बाद लिखना है बेटा एयू, एयू सिंबल होता है गोल्ड का। अब इन सबके आगे आपको बॉक्स बना के लिख देना है ये ना ही तो ठंडे पानी से करती है रिएक्शन, ना गर्म पानी से, ना भाप से। तो मैं लिख दूं नोट रिएक्शन या नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं दिखाएंगी। किसके साथ? वाटर के साथ। अब वाटर में आपको समझना पड़ेगा ना गर्म के साथ, ना ठंडे के साथ, ना भाप के साथ। लिखो क्या? चलो लिख दो, ना ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है, ना ये गर्म पानी के साथ करती है, हॉट वाटर के साथ करती है, ना ही ये स्टीम के साथ, भाप के साथ, तीनों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सुनो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं कौन कौन सी धातु है जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर सकती हैं? ये तीनों। कौन सी ऐसी धातु जो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करती है? बहुत बार आता है, लेकिन गर्म पानी से कर जाती है, भाप से कर जाती है। मैग्नीशियम। कौन सी धातु है जो ठंडे से नहीं करेगी, गर्म से नहीं करेगी, लेकिन भाप से रिएक्ट कर सकती है? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। कौन सी धातु है जो ठंडा, गर्म, भाप किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती? सीसा धातु, कॉपर धातु, मरकरी धातु, चांदी धातु और सोना धातु, किसी प्रकार के पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। लाल कलर से लिखना अभी लिखूंगी, ठीक है, एक बार थोड़ा एडजस्ट कर लो। नोट डाउन कर लिया? चलिए बताओ, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ बेटा। आगे से येलो से लिखूंगी, रेड पता नहीं कहां से सेलेक्ट हो गया। हां कर लिया नोट डाउन, आगे चले। चल अब मैं आपको एक शानदार सा क्वेश्चन पढ़ाना चाहती हूं बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन सी धातु को पानी में डालते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है, तैरना शुरू कर देती है। बेटा हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। कहां पे लगे हो प्रेम कुमार? हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल बेटा। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है, कितनी बार पढ़ा है बेटा? कल की क्लास में बताया था। हाइड्रोजन को यहां पे क्यों रखते हैं? ताकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझाने के लिए, इससे ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले ना बराबर रिएक्टिविटी होते हैं। ठीक है, क्यों आप इतना परेशान? कर लिया ना? नोट करके बोलो जल्दी से, फिर आगे चले आगे। हम ये क्लास सेम टाइम पे चलती है जी। हां ओके संदीप जी आगे चलें। चलो नेक्स्ट पॉइंट सुनो। नोट डाउन, मैं आपको एक कांसेप्ट पढ़ा रही हूं, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लेना। आपसे एग्जाम में पूछता है कौन सी धातु को पानी में डालते हो तो वो तैरती है। मैं आपको पहले समझाती हूं फिर समझना। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु होती है। आपने पानी लिया, ठीक है, ऐसे पानी भर दिया इसके अंदर। अब जैसे आपने इसके अंदर पानी भरा, आपने कैल्शियम का टुकड़ा डाल दिया इसके अंदर। कौन सी धातु डाल दी? कैल्शियम डाल दी। कैल्शियम आपको पता है रिएक्ट करता है पानी से, ठंडा पानी से गर्म पानी में कैल्शियम रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा कौन सी गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ही कैल्शियम यहां सरफेस पे आएगा तो धीरे धीरे यहां इस पानी के साथ रिएक्ट करेगा। कैल्शियम रिएक्ट करेगा, रिएक्शन से कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन गैस से हल्का कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। आपने सबसे बचपन में हीलियम पढ़ा, हीलियम इज नॉट गैस, हीलियम इज नॉट गैस। ठीक है, तो जैसे आपने कैल्शियम का टुकड़ा पानी में डाला, कैल्शियम का नीचे आएगा, कैल्शियम का टुकड़ा यहां सरफेस पे धीरे धीरे इस पानी से रिएक्शन करेगा, ऐसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस ऐसे बुलबुलों के रूप में, बबल्स के रूप में निकलेगी। निकलेगी बबल्स के रूप में, हां जी मैम निकलेगी। अब हाइड्रोजन हल्का है तो ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा तो इस कैल्शियम को धक्का मारेगा और ये कैल्शियम यहां पानी के ऊपर आ जाएगा और ये कैल्शियम तैरना शुरू कर देगा बेटा। यहां पे पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, तैरना शुरू कर देगा। ऐसे होता है ये कांसेप्ट। तो एग्जामिनर पूछता है, देखो आप में से कुछ बच्चों ने कैल्शियम का पानी में जाते तुरंत रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। जैसे सरफेस पे आएगा तो सरफेस पे रिएक्ट करेगा वो, तो एकदम से एक साथ कैल्शियम रिएक्ट नहीं करता है, धीरे धीरे आएगा रिएक्ट करेगा। तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस हल्की है और बुलबुलों के रूप में निकलती है। ये बुलबुले अपने साथ ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे तो इस कैल्शियम को ऊपर ले जाके यहां फ्लोट करना शुरू कर देगा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सी धातु पानी में डालने पर तैरना शुरू कर देती है? तो लिख लो नोट डाल के, क्या लिखोगे? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स, मेटल्स फ्लोट्स ऑन वाटर, मेटल्स फ्लोट्स इन वाटर। क्यों होती है कांसेप्ट समझ में आ गया? देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु पानी में तैरना शुरू कर देती है। लिख लीजिए कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु पानी में तैरती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु पानी में तैरती है। धातु ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, पानी में तैरती है, फ्लोट करती है। दोनों में ज्यादा अच्छा आंसर होगा कैल्शियम। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो बहुत सारा ऑप्शन कर देना। अगर बेटा सोडियम तो आग लगा देगा, कहां लगे हो तुम? मोहित में सोडियम भी, सोडियम तो आग लगा देगा भाई साहब, सोडियम पोटेशियम तो आग लगा देगा पानी में, कहां लगे तुम? हां
बेटा सोडियम और पोटेशियम तो आग लगा देंगे पानी के अंदर कभी सोडियम पोटेशियम को डालने के यूट्यूब पर वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। वो तो आग लगा देंगे, इसलिए तो बचा कौन सा? बचा आपका कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसके बाद वाले पानी से रिएक्ट नहीं करते। चलो ये नॉट डाल के पॉइंट लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले किससे रिएक्शन करवाई? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड मिले, जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, दो केमिकल होते हैं। उसके बाद हमने दूसरा किसके साथ रिएक्शन करवाई? दूसरा हमने रिएक्शन करवाई किसी भी मेटल की पानी के साथ। अब पानी तीन प्रकार से होता है, तीन प्रकार से याद रखना। अब नेक्स्ट आपको रिएक्शन करवानी है किसी भी मेटल की एसिड के साथ। तो 3 नंबर पे लिखो मेटल विद एसिड। धातु एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? जब कभी आप किसी धातु की एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हो, तो क्या बनेगा बेटा? ऊपर लिख दो रिएक्शन विद एसिड, ऊपर लिखो रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। अम्ल के साथ अभिक्रिया। बहुत गर्मी हो रही है बच्चों, आपके यहाँ कैसी गर्मी है? आज तो कई जगह बारिश भी हो रही है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। बेटा जब भी किसी मेटल की हम एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है और साथ में हमें मिलते हैं हाइड्रोजन गैस। मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल सॉल्ट मिलता है, मेटल सॉल्ट को बोलोगे धातु लवण, और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, H2 गैस मिलती है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो धातुओं के लवण बनेंगे, धातु लवण मिलेंगे और साथ में गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। लेकिन वो कौन सी धातुएं हैं जो एसिड के साथ अभिक्रिया करके आपकी क्या नहीं देती? हाइड्रोजन गैस नहीं देती। ध्यान से समझना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ बेटा बहुत गर्मी, आपके यहाँ बारिश हो रही है, कहाँ रहते हो आप ये बताओ। सुनिए जरा, क्या मेटल एसिड के साथ अभिक्रिया करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं? लेकिन कौन कौन सी धातु है जिनको छोड़ दो जो कभी भी एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करवाती? अपवाद लिख लो, एक्सेप्ट लिख लो बेटा। एग्जाम में पूछता है कौन सी धातु है जो एसिड के साथ अभिक्रिया करके, अपवाद लिख लेना बेटा, किसको छोड़ दो? छापा, छापा नाम से आपने याद किया होगा, CHAPA, छापा, ऐसे याद कर लो। इस सी से क्या बना? इस सी से बना बेटा आपका कॉपर, सी से बना कॉपर, ठीक है। एच से बना, Hg किसका सिंबल होता है? मरकरी का। अरे एच से Hg बना, Hg किसका सिंबल होता है? मर्क्यूरी का, पारा का, ठीक है। इस ए से क्या बना? Ag, Ag किसका सिंबल होता है? सिल्वर का, चांदी का। और इस पी से क्या बना बेटा? प्लम्बम, Pb किसका सिंबल होता है बेटा? लेड का सिंबल होता है। और इस ए से क्या बना? Au, Au किसका सिंबल होता है बेटा? अच्छा इस पी से प्लैटिनम, नॉट प्लम्बम, ये वाला ना छापा वाला प्लैटिनम, तो Pb तो ऊपर आ जाता है। पी से बना Pp, प्लैटिनम, प्लैटिनम। और इस ए से Au, Au सिंबल होता है बेटा गोल्ड का। ये आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। ये 5 ऐसी धातु होती हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, जो एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। एग्जाम में आपको देगा कि कौन कौन सी मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। आपको ऑप्शन में कॉपर मिले कॉपर कर देना, मर्करी मिले पारा मिले पारा कर देना, सिल्वर चांदी मिले चांदी कर देना, प्लैटिनम, प्लैटिनम धातु होती है। प्लैटिनम कहाँ काम आती है देखना, व्हाइट गोल्ड सुना होगा आपने, महंगा आता है प्लैटिनम, ज्वेलरी बनाने में काम आता है, ठीक है। प्लैटिनम हो गया और गोल्ड हो गया। इसको याद करने की ट्रिक होती है छापा, छापा नाम से आप याद कर सकते हो बेटा। सी से कॉपर, Cu बना, H से Hg मर्करी का सिंबल होता है, A से Ag यानी चांदी का, P से प्लैटिनम, A से Au, छापा। ये मेटल होती है जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये हाइड्रोजन बैठा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, समझ में आ गई मेरी बात? ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी सारी मेटल है, कौन कौन सी? ये सारी। जब ये मेटल एसिड से अभिक्रिया करती है तो ये सारी कौन सी गैस देती है? H2 गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन इस हाइड्रोजन से नीचे वाली है, ये देखो कॉपर, Hg, Ag, Au और यहाँ पर प्लैटिनम। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले क्या हाइड्रोजन के नीचे वाली रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे वाली जो मेटल्स होती हैं क्या ये H2 गैस देंगी आपको? क्या ये H2 गैस देंगी? नो मैम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, नहीं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नो, नहीं आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन ऊपर में से कोई भी एग्जांपल दे, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, तो ये सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। हाइड्रोजन से ऊपर वाली नीचे नीचे वाली आपकी, आपको बताना है कि ये तो अपवाद में आती है बच्चों। ये तो किसमें आती है? अपवाद में आती है। तो इस चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया, लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, जो एनसीईआरटी की मैं फोटो भी लेके आई हूं, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में बेटा? एक ऐसा एसिड होता है जिसके साथ जिसके साथ ध्यान से क्वेश्चन सुनना, मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती, पानी देती है। वो कौन सा एसिड होता है? कौन बता सकते हैं? कौन बता सकता है मुझे? इकलौता ऐसा एसिड जो मेटल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं पानी देगा। समझा मैं दूंगी, बस आप नाम बता दो। सुन लो, HNO3। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक एसिड याद रखना, जब भी किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये H2 गैस नहीं, क्या देगा? H2O देगा, पानी देगा बेटा। क्या देगा? पानी देगा। अब ये सेम चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूं। मैं एनसीईआरटी की कॉपी का एक पेज की फोटो लेकर आई हूं, ये देखो मैं आपको समझाती हूं ऐसा होता क्यों है। पहले मैं पढ़ती हूं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सेम चीज, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूटेड HNO3। आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट शब्द का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें एसिड ज्यादा हो, पानी कम हो। डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने का मतलब है पानी ज्यादा कर दिया, एसिड कम कर दिया। तो लिखा है एनसीईआरटी में कि जब आप किसी धातु की रिएक्शन डाइल्यूटेड HNO3 के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, यानी इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों? तो आगे रीजन देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड दिस इज ड्यू टू स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। तो वो क्या करता है? देखो, इट ऑक्सीडाइज द H2, जो H2 गैस प्रोड्यूस होती है तुरंत उसके साथ फेंक के मारता है अपना नेसेंट ऑक्सीजन और वहां से H2O बन जाता है। देखो बेटा इस केमिकल रिएक्शन में ध्यान से समझना, इस केमिकल रिएक्शन को, मेटल प्लस HNO3 लिया आपने, नाइट्रिक एसिड लिया, डाइल्यूटेड, कॉन्सेंट्रेटेड की बात, डाइल्यूटेड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां से सॉल्ट बना, साथ में देखो यहां से क्या निकल रहा है? H2O निकल रहा है। ये होता क्यों है ये समझने की कोशिश करो बेटा। जब भी आप किसी मेटल की किसके साथ करवाते हो रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ करवाते हो, तो ये HNO3 क्या होता है? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक शक्तिशाली अपचायक होता है। मैंने पढ़ाया था कल की क्लास में, है ना। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है? जो ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन में क्या निकालेगा? ऑक्सीजन निकालेगा। तो ये क्या करता है? ये यहां से जैसे ही देखो H2 गैस बनेगी तो ये HNO3 को वेट करता है कि भाई यहां से हाइड्रोजन गैस निकले, तो ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं इसको, ये ऑक्सीजन H2 के साथ रिएक्ट करता है और यहां से H2O बन जाता है बेटा, पानी बन जाता है, पानी बन जाता है। ये बात याद रखना, याद रखोगे। कौन सा एसिड है जो धातु के साथ रिएक्ट करके H2 गैस नहीं देता, पानी देता है? उसका आंसर है ये मेटल के साथ HNO3। क्यों होता है ऐसा? एक बार फिर से समझा देती हूं। ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नेचर से कैसा होता है? शक्तिशाली अपचायक होता है। और मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे यहां से ऑक्सीजन रिलीज होगा, इसी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके तुरंत पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो इंतजार करता है HNO3 भाई, ऑक्सीजन जैसे H2 बनेगा एक ऑक्सीजन फेंक के मारूंगा और H2+O H2 बन जाएगा। कर लोगे याद? याद कर लोगे? हां जी मैम, याद कर लोगे? जी मैम। तो इस चीज को आप यहां पे लिख सकते हैं, हम जहां पे लिख रहे थे वहां पे आपको लिखना है बहुत अच्छे से कि कौन सा एसिड है जो, कहां चला गया? कौन सी स्लाइड थी अपनी?
ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है, वो क्या करेगा किसी भी मेटल के साथ, आप ऐसे लिख सकते हो मेटल प्लस, देखो नोट्स आपको अपनी लैंग्वेज में बनाने पड़ेंगे, HNO3 और आगे छोटा सा लिख देना डाइल्यूटेड ऐसे DIL, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा बेटा, यहां से H2O बनेगा। क्या नहीं बनेगा, H2 गैस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये HNO3 क्या होता है, देखो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या रिलीज होगा, हिंदी में लिखो शक्तिशाली अपचायक की तरह काम करता है, शक्तिशाली अपचायक की तरह काम करेगा और यहां से क्या निकाल देगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन। और जैसे यहां से नेसेंट ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन क्या होता है, तुरंत निकला हुआ ऑक्सीजन। किसी भी नवजात बच्चा होता है ना, तुरंत पैदा हुआ बच्चा, वैसे नवजात ऑक्सीजन किसी केमिकल रिएक्शन से तुरंत निकला हुआ ऑक्सीजन जो तुरंत जाकर रिएक्ट कर देगा, उसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, उसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन यहां से H2 बनता है, उसका तुरंत रिएक्ट करके क्या बना देता है, H2 बना देता है, पानी बना देता है। ये बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। अब थोड़ा सा आगे सुनो, इस लाइन में भी अपवाद है बेटा, इस लाइन में भी अपवाद है। HNO3 को और ज्यादा डाइल्यूट कर दो, HNO3 को और ज्यादा डाइल्यूट कर दो तो बेटा ये दो धातु के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। देखो एनसीईआरटी में साफ-साफ लिखा हुआ है, देखना इस केमिकल रिएक्शन, पहले इस लाइन को पढ़ो, क्या दिया हुआ है, एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस का मतलब क्या होता है बेटा, अपवाद। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, देखो HNO3 को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हो तो दो धातु कौन कौन सी, Mn सिंबल होता है मैंगनीज का, Mg सिंबल होता है मैग्नीशियम का, तो यहां से H2 गैस भी दे देता है। अब आप बोलोगे मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एसिड है जो मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे सकता है, HNO3। या पूछेगा HNO3 कौन कौन सी धातु के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज कर सकता है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। तो अपने नोट्स में लिख लो अच्छे से, नोट्स अपनी राइटिंग में बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बच्चे बना के मुझे भेजते हैं बेटा, तो इस लाइन का भी एक्सेप्शन लिख लो। देखो पहले क्या एक्सेप्शन बना, समझ में आ रहा है ना, हमने किसी मेटल के एसिड के साथ अभिक्रिया करवाई तो मेटल सॉल्ट और H2 गैस निकलता है। लेकिन कौन कौन सी मेटल होती है जो H2 गैस नहीं देती है, जो रिएक्ट नहीं करती है, हाइड्रोजन के नीचे वाली, हाइड्रोजन के नीचे वाली कौन सी, छापा, कॉपर, मर्करी, प्लैटिनम, चांदी, सोना, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। लेकिन इकलौता ऐसा एसिड जिसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं, कोई भी मेटल है वो पानी बनाता है, वो कौन सा, HNO3। अब इसका भी एक्सेप्शन लिखो बेटा, इसका भी एक्सेप्शन लिखो, इसका भी अपवाद लिखो। इसका अपवाद क्या हो जाएगा, तो आप ऐसे लिखना कि जो HNO3 होता है, HNO3 आगे लिख देना डाइल्यूटेड, वेरी वेरी डाइल्यूटेड, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड, मतलब कम, पानी बहुत ज्यादा, वेरी वेरी डाइल्यूटेड, बहुत ज्यादा आपने डाइल्यूट कर लिया किसको, HNO3 को। तो ये HNO3 क्या करेगा बेटा, आप लिख दो ये डाइल्यूटेड HNO3 किसके साथ, एक मेटल है मैग्नीशियम और दूसरा, मैग्नीशियम का सिंबल Mg और दूसरा होता है बेटा मैंगनीज, कौन सा, मैंगनीज। इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन के बाद कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। बस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए सीरीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, ठीक है। अंकित क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, आगे बस समझ में। मिस रिया बेटा खिचड़ी कुछ नहीं बन रहा है, आपका बेसिक तो स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको केमिस्ट्री आना चाहिए। मैं तो बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूं बेटा, एक एक चीज समझा रही हूं, इसमें क्या खिचड़ी बन रहा है बेटा, क्या खिचड़ी बन रही है बच्चों, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत आसान है। अब चलो अगला, तीन रिएक्शन करवा दी। अब चौथा, जब हम किसी मेटल की मेटल सॉल्ट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, रिएक्शन विद, 4 नंबर पे लिखो, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है, धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, लवणों के साथ अभिक्रिया करवाने से क्या बनेगा। आज हमारी केमिकल रिएक्शन खत्म होगी मेटल्स की, अब एक एक करके अगली क्लास में मेटल्स पढ़ना शुरू करेंगे, मेटल्स और उनके कंपाउंड्स जो कि पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। ठीक है, जब कभी किसी मेटल की मेटल सॉल्ट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बेटा। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। याद रखना, जब मेटल की रिएक्शन मेटल की सॉल्ट से करवाते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आप रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो गया, एक को अपनी जगह से खिसका के दूसरा बैठ गया, है ना, पढ़ा होगा आपने। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होती है। अब कैसे होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है खिसका देगा, ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो कम रिएक्टिव मेटल को हटा के उसकी जगह जुड़ जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, M1S, एक एग्जांपल देती हूं मैं, कोई मेटल सॉल्ट है, मान लो M1S ऐसे लिखा मैंने, ये क्या है, ये मेटल का सॉल्ट है बेटा, कोई धातु का सॉल्ट हो सकता है, ये मेटल सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन आपने किसी दूसरी M2 नाम की मेटल से करवाई, ये मेटल सॉल्ट है, ऊपर लिखा हुआ मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन मेटल की करवाते हो, ये दूसरी मेटल है, ये क्या है, मेटल है। तो अगर ये मेटल कौन सी M2 इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा तो इस M1 को खिसका देगा और ये इस सॉल्ट के साथ जुड़ जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से M2S + M1 बन गया। कैसे बना बेटा, ये धातु, इस धातु के सॉल्ट, ये धातु है ना M1, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, तो ज्यादा क्रियाशील वाली धातु कम क्रियाशील वाली धातु का विस्थापन कर देती है, उसे हटा देती है, उसे अलग कर देती है और खुद जुड़ जाती है, तो इस सॉल्ट के साथ खुद जुड़ गई तो M2S इस दूसरी धातु का सॉल्ट बन गया और पहली धातु को अलग खिसका दिया। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है, ये रिएक्टिविटी तभी होगी, ये अभिक्रिया कब हो सकती है, सुनो दो केस समझ लेना, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी, आप मुझे आंसर करके बताना। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ये M2 M1 से ज्यादा रिएक्टिव है, M2 की क्रियाशीलता है वो M1 से ज्यादा है, तब तो रिएक्शन होगा, तब ये इसको खिसका देगा और खुद जुड़ जाएगा, तो यहां पे रिएक्शन होगा बेटा। ये रिएक्शन तभी होती है जब इसकी क्रियाशीलता जो है वो इससे ज्यादा हो। अब बच्चों अगर ये M1 ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कम रिएक्टिव वाला इसको खिसका पाएगा क्या, नहीं ना, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर M1 ज्यादा बड़ा है, यानी ज्यादा बड़े का मतलब क्या होगा, ज्यादा क्रियाशील है, तो नो रिएक्शन होगी बेटा, नो रिएक्शन। कुछ नहीं, सिंपल सी भाषा में समझ लो, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं वो मेटल्स, नीचे वाली मेटल्स जो कम क्रियाशील होती है उनको खिसका देते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, उनको उनकी जगह से हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, आप मुझे बताना क्या बनेगा। यहां से मान लो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर है, ये सल्फेट है, तो कॉपर का सॉल्ट हो गया, मेटल का सॉल्ट हो गया, इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई, आयरन से करवाई, बताओ क्या बनेगा, आप बताओ क्या बनेगा। अब इसको करने के लिए आपको ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए बच्चों। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, देखो कॉपर यहां है, आयरन यहां है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। आयरन कॉपर को खिसका देगा क्या, हां भाई मैम, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर को अपनी जगह से खिसका के अलग कर देगा और खुद उस सॉल्ट के साथ जुड़ जाएगा, खुद उस सॉल्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, बताओ जरा, यहां से क्या बन जाना चाहिए, यहां पर FeSO4 + Cu बन जाएगा, FeSO4 + Cu बन जाएगा, कॉपर को हटा दिया, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। एग्जाम में पूछा क्या ये पॉसिबल है, आपको बोलना यस। अब मैं इसका उल्टा कर दूं, समझना, इस बार आपने FeSO4 की रिएक्शन कॉपर के साथ करवाई, क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा, आप बताओ क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा, जल्दी बताओ। मैं ऐसे 5-6 एग्जांपल देती हूं आपको, आप मुझे बताना, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज आपने कहा हमने याद कर ली, याद करके मुझे कुछ एग्जांपल बता दो आप। अगला बताओ CuSO4 + Ag, Ag का मतलब होता है चांदी, क्या चांदी इस कॉपर को खिसका पाएगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, क्या चांदी इसको खिसका पाएगा, हां जी जल्दी बताओ। अगर मैं FeSO4 की जिंक के साथ रिएक्शन करवा दूं, अगला बताओ FeSO4 की रिएक्शन जिंक के साथ करवा दूं, क्या ये जिंक इसको खिसका पाएगा। अगला मैं अगर करवा दूं ZnSO4 की रिएक्शन आयरन के साथ, क्या यहां पे इसको खिसका पाएगा। बस ऐसी केमिकल रिएक्शन एग्जाम में आती है बेटा, ऐसी एग्जाम में आती है बेटा, बताओ जरा, हां जी जल्दी बताओ बेटा। अब रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ढूंढना है, देखो आयरन कहां आता है, कॉपर कहां आता है। अब आओ आप यहां पे आओ बेटा, आयरन कहां आता है, कॉपर कहां आता है। अब देखो आयरन ये रहा, कॉपर ये रहा, ज्यादा कौन क्रियाशील है, आयरन। आयरन तो कॉपर को हटा देगा, लेकिन कॉपर आयरन को हटा पाएगा क्या,
नहीं हटा पाएगा बेटा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव। भाई साहब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जो ऊपर होगा वो हमेशा ज्यादा क्रियाशील होगा, तो कॉपर आयरन को नहीं हटा पाएगा बेटा। तो इस रिएक्शन में देखो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। बस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या ये कॉपर इस आयरन को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा बेटा। अब अगले एग्जांपल में देखो, एजी चांदी कॉपर को हटा पाएगी? कॉपर ऊपर आता है, चांदी नीचे आता है। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, चांदी कम रिएक्टिव है। देखो चांदी यहां है, कॉपर यहां है। कॉपर चांदी को हटा सकता है, चांदी कॉपर को नहीं हटा सकती। इसका मतलब मैम अगली रिएक्शन भी क्या नहीं है? अगली रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। हां जी बच्चों, ये वाली रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। अब बताओ क्या जिंक FeSO4 को हटा देगा? जिंक ऊपर आता है बेटा, Fe नीचे आता है। देखो अब यहां पर, इसलिए मैंने कहा आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। देखो बेटा जिंक यहां आ रहा है, देखो जिंक यहां आ रहा है, Fe यहां है। जिंक आयरन का डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, लेकिन आयरन जिंक का नहीं कर पाएगा, है ना? तो ये वाली रिएक्शन तो पॉसिबल हो जाएगी। सुनो, इस रिएक्शन में देखो जिंक ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है, तो जिंक इस आयरन को हटा सकता है। हां जी मैम, तो जिंक खुद जुड़ जाएगा ZnSO4 और प्लस Fe आयरन। लेकिन अब देखो इसका उल्टा दे दिया मैंने यहां पे, क्या ये आयरन जिंक को हटा पाएगा? नो मैम, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि मेटल सॉल्ट की रिएक्शन जब मेटल से करवाते हैं तो वही मेटल हटा पाती है मेटल सॉल्ट से मेटल को, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है। अगर M2 ज्यादा क्रियाशील है M1 से तो बेटा रिएक्शन होगा, लेकिन अगर M1 ज्यादा क्रियाशील है किससे? M2 से, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। बस इतना याद रखना है, कर लोगे? ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ी? आज हमने पढ़ी मेटल्स की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कैसे कैसे कौन सी मेटल किसके साथ अभिक्रिया करती है, कैसे रिएक्शन पॉसिबल होती है, कैसे नहीं होती है। ये बेटा ग्रुप डी के पेपर का क्वेश्चन है, ये वाला जो एनसीईआरटी का मैंने यहां पर टिक लेके आई ना, फोटो लेके आई, इसलिए लेके आई। आप लोगों को लगता है कि मैं कहां से पढ़ाती हूं? मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाती हूं, लेकिन बेटा पढ़ाऊंगी मैं। इससे अगला चैप्टर बायोलॉजी में डायरेक्ट से पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, डोंट वरी। कोई चैप्टर नहीं छोड़ूंगी बेटा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेकिन चैप्टर नहीं छूटेगा आपका कोई भी। ठीक है निखिल, आपका कमेंट सुबह भी पढ़ लिया था मैंने बायोलॉजी की क्लास में भी, अब भी पढ़ लिया बेटा निखिल, ओके? हां जी, लास्ट क्लास की वीडियो, लास्ट क्लास कौन नहीं लेके बच्चों?